नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम प्रस्तुत हैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं सब में हिंदी भाषा की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, उसके मार्क्स जो हैं मतलब वो भी सारे ऐड ऑन होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो हिंदी भाषा है उसका अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। लेकिन क्या होता है कि किसी वजह से थोड़ा हिंदी का जो अभ्यास है वो पीछे रह जाता है। तो मैं जस्ट आपसे ये आशा करती हूँ कि अगर आपको पुस्तक से वैसे मतलब बुक्स में अलग से पढ़ने का टाइम ना मिल रहा हो या फोकस ना कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप हमारे रेगुलरली ये वीडियो ज़रूर देखिए जब आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें हम आपके साथ व्याकरण के या पद्यांश गद्यांश की व्याख्या या निबंध ये सभी चीज़ें आपके साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते रहते हैं, आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाते हैं, जिससे कि मुझे लगता है अगर ये आप इतने अभ्यास प्रश्न भी कर ले तब भी आपकी काफ़ी जो है हिंदी की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहले देख लीजिए कि कौन कौन से जो विषय हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वर्तनी और विलोम शब्द। आप जानते हैं ये जितने भी विषय हैं सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर की हो, एलाइड की हो, एनटी की हो, ठीक है ना, या फिर आपकी किसी भी मतलब पटवारी की एग्जाम की हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, टीचिंग का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सब में व्याकरण तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। फिर वो चाहे विकल्पों के साथ आए या बिना विकल्पों के साथ आए, लेकिन आएगी ज़रूर। तो इसलिए हम ये जो प्रश्न है वो निरंतर मतलब उस पर करते रहते हैं। चलिए तो सबसे पहले संधि विच्छेद से प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लूँगी। तो ये देखिए एक पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो फटाफट आप इसे अपने एंड पर सॉल्व करने का मतलब कोशिश कीजिए। सबसे पहले जैसे अन्वित, आपको ये देखना है कि अन्वित में कौन सी संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या विसर्ग संधि है। उसी प्रकार अंतपुर में आपको देखना है। फिर निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है। अब यहाँ पर क्या है, आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि इन चारों में से किसमें स्वर संधि है। तो आई होप आप फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, जब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी तो आप देखिएगा कितनी जल्दी आपको पता चलता है। जैसे देखिए सबसे पहला जो है, आई गेस ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इजीली अपने एंड पर पॉज करके देख सकते हैं। पॉज कीजिए, उसके बाद मतलब सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि आंसर एक्चुअली क्या था। सबसे पहले है अन्वित। अन्वित जहाँ पे व आ गया या य आ गया, मैं अय या अव की या अय की या आय की उसकी बात नहीं करी, व या य। जहाँ पे व आ गया वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको याद रखना चाहिए कि यण संधि है, तो जैसे है अन्वित तो अनु जमा इत, क्योंकि व जो है वो ऊ की मात्रा से बनेगा और ए या ए जो है वो आपका ई की मात्रा से बनेगा। तो इसलिए अन्वित यानी अनु जमा इत अन्वित, और व के साथ छोटी की मात्रा है तो जो इत आएगा उसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। अगर ये होता जैसे अन्वीत तब वहाँ पे बड़ी की मात्रा थी तो ईत प्रत्यय होता, लेकिन यहाँ पे इत प्रत्यय आएगा। तो इसलिए अनु जमा इत, ऊ जमा ई, ऊ के साथ कोई भी दूसरा मतलब स्वर हो तो वो व बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका यण संधि है। देखिए अनु जमा इत, न को छोटे ओ की मात्रा और ई छोटी ई की मात्रा। और पेपर में आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे हो सकता है विकल्प ना आए तब आपको ये पूरा खुद से लिखना होगा। तो मात्राएं जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ में अगर अंतर आ जाए तो फिर संधि में अंतर आ जाता है, ओ की जगह औ आ जाए तब अंतर आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। फिर है अंतपुर। अच्छा, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कहाँ पर मतलब कि कुछ जुड़ाव है, क्योंकि संधि में तो दोनों के मिलने से विकार आना ही चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आपको लगता है कि इन दोनों में मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, जैसे अंतपुर, तो अब जैसे कोई संधि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये है आपका अंतः जमा पुर। यहाँ पे विसर्ग संधि है बेसिकली आपकी कि अंतः जमा पुर, तो मिलने से ही आपका अंतपुर हो गया। आपने देखा होगा बहुत जगह जो दुख है, दुख उसे कैसे लिखा जाता है, दू के साथ विसर्ग और ख वैसे लिखा जाता है ना, लेकिन अंत में वो मिलके दुख ही बन जाता है। तो उसी प्रकार ये अंतपुर भी ऐसा ही शब्द है, अंतः जमापुर अंतपुर। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है, याद रखिएगा इसे। फिर है स्वर संधि का भेद कौन सा है। अब चारों देखते हैं। मनवंतर, मन व आ गया यानी कि आपकी यण संधि है, और व कैसे बनता है, ऊ की मात्रा से। तो मनवंतर, मनु जमा अंतर, ऊ और अ मिलकर व बन गए, तो मनु जमा अंतर मनवंतर। तो ऊ और अ मिलकर यण संधि है, और यण संधि स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि।
तो इसलिए मनु जमा अंतर, ये तो स्वर संधि का भेद है ही है, बट फिर भी एक बार हम, वैसे ऑप्शन एक ही होगा, पेपर में इतनी वो मिस्टेक नहीं करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यही है, फिर भी हमें बाकी देखने हैं। जैसे है दिग्गज, अब यहाँ पे जो एक वर्ण है वो रिपीट हुआ है, लेकिन वो श, श या स नहीं है। जहाँ पे श, श, स के अलावा कोई भी व्यंजन रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे उच्चारण में भी च रिपीट हो रहा है, याद रखिए 95% केसेस में वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। तो जैसे है दिग्गज, तो दिक जमा गज, क के नीचे हलंत, दिक जमा गज दिग्गज। उच्चारण, उत्त जमा चारण उच्चारण। और लास्ट में क्या है, उद्योगपति। अब यहाँ पे उद्योगपति है, इसमें कोई संधि ही नहीं है, ये उद्योग और पति अलग अलग है, लेकिन इसमें विसर्ग संधि नहीं है। जैसे अंतपुर में था अंतः जमापुर, उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मतलब हर एक कोई ऐसा शब्द नहीं होता जिसमें कि अगर मतलब उनमें कोई संधि नहीं दिखाई दे रही तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ कुछ शब्द होते हैं, वो अभ्यास से ही थोड़ा सा आपको मतलब देखने पड़ेंगे। अब जैसे उद्योगपति है, इसमें कोई संधि नहीं है, विसर्ग संधि भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही आपका सही उत्तर नहीं था। बाकी दो में व्यंजन संधि थी, तो सही उत्तर क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, मनु अंतर, वो मैंने आपको बता दिया। फिर 4 प्रश्न है संधि के, फटाफट देखिए। दीर्घ संधि युक्त पद की, यानी कि दीर्घ संधि इन चारों में से किसमें है। फिर है गणेश, उसमें कौन सी संधि है। यशोदा, उसमें कौन सी संधि है। और स्वर संधि का शब्द, कि इन चारों में से किसी एक में स्वर संधि है, वो आपको पहचाननी है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ यानी कि लंबा, वहीं से आपको याद आ जाना चाहिए आ, ई और ऊ, ये 3 जो मात्राएं है, इनमें से कोई एक मात्रा बनेगी, तब आपकी दीर्घ संधि बनेगी। तब जैसे है देवेंद्र, अब इसमें आ, ई, ऊ तो है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट कर दीजिए। ये ट्रिक होती है, मतलब जैसे संधियां याद करने की, कि आ, ई, ऊ, मतलब इस प्रकार से ही आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। फिर है सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, अ और ऊ मिल रहे हैं, मतलब सु जातीय स्वर नहीं है। दीर्घ संधि की एक और शर्त क्या होती है, कि दोनों सु जातीय स्वर होने चाहिए, जैसे कि अ आ या आ या अ, इनमें से कुछ भी बने तो आ ही बनेगा। उसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई मिले, बड़ी ई और छोटी ई मिले, या बड़ी ई और बड़ी ई मिले, या छोटी ई और छोटी ई मिले, बनना बड़ी ई ही चाहिए। उसी प्रकार अगर री का जो स्वर होता है, री स्वर, री जमा री मिलकर री ही बने, तब भी आपका वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि वो सेम मतलब सु जातीय स्वर है। फिर आपका आया दैत्यारी, दैत्यारी, अब इसमें दैत्य, सभी को पता है दैत्य दानव जो है, दैत्य जमा अरी, दैत्यारी, अ और अ मिलकर आ बन गए। और महर्षि, महर्षि ये महा जमा ऋषि, गुण संधि में आता है ये, कि जब री और अ मिलकर अर बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि है वो केवल सी ऑप्शन में है, जिसमें है दैत्य जमा अरी, दैत्यारी। फिर है आपका गणेश। अब गणेश में सभी जानते हैं, जैसे राकेश, सुरेश, ऐसे कोई भी आपको शब्द आए तो दूसरा शब्द ईश ही होगा, ईश यानी कि प्रभु। लेकिन जो पहला शब्द है वो यहाँ पे गण नहीं आएगा, वहाँ पे गण आएगा, ग और न, क्योंकि जब न के साथ जैसे संधि होती है वो न का ण बन जाता है। और गण जमा ईश, अ और ई मिलकर ए बनते हैं, तो वो आपकी गुण संधि होती है, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, और गण जमा ईश गणेश। फिर है आपका यशोदा। यशोदा में स्टूडेंट्स को लगता है कभी कभी कि भाई ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी मतलब कि जैसे अ ऊ मतलब इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन नहीं, ये आपका यशः जमा दा है, यशः जमा दा यशोदा। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है बेसिकली। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पेपर में बहुत बार आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स का यहाँ पर। फिर देखिए स्वर संधि का शब्द, अब सभी शब्दों का देखेंगे हम। संयोग, यहाँ पे अनुस्वार आ गया, ठीक है ना, तो सम जमा योग संयोग, सम म में म के नीचे हलंत आएगा, याद रखिएगा। मनोहर, मनह जमा हर, क्योंकि ओ की मात्रा एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से आई, विसर्ग से आई, मनह जमा हर, मनोहर। नमस्कार, आधा स आ गया, जहाँ पे आधा श या आधा स आ जाए काफ़ी हद तक वहाँ पर विसर्ग ही होता है, तो नमः जमाकार नमस्कार, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। और पवन, अब पव, अव का स्वर आ गया, दैट मीन्स अयादी संधि है। और अगर अव आ रहा है दैट मीन्स ओ या औ आएगा, और अव है, आव नहीं है, तो इसलिए अव है तो ओ की मात्रा आएगी, तो यानी कि पो जमा अन पवन, अयादी संधि है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन,
पो जमा अन पवन। अगर यहाँ पे होता पऊ, मतलब औ की मात्रा होती पऊ जमा अन, तो वो बनता पावन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, संधि के प्रश्न तो समाप्त। अब आते हैं समास के प्रश्नों पर। 5 प्रश्न है, फटाफट आप सॉल्व करिए। निर्देश क्या है, निर्देश पहले ध्यान से पढ़ना है। समास की दृष्टि से भिन्न शब्द खोजें, यानी ये जो 4 आपको दिए गए हैं विकल्प, इन चारों में कोई 3 शब्द ऐसे होंगे जिनमें एक समास होगा और चौथे वाले में कोई डिफरेंट समास होगा, तो वो आपको डिफरेंट वाला जो है वो चूज करना है। जैसे कि पहला अगर हम देखें, आज्ञा अनुसार, यथामति, रातों रात और मुंह मांगा। तो ये चेक करने के लिए ज़रा चेक करना पड़ेगा कि इनका जो समास विग्रह है वो कैसे होता है। जैसे कि आज्ञा अनुसार अर्थात आज्ञा के अनुसार, लेकिन अब यहाँ पे का के है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संबंध तत्पुरुष समास हो गया। आज्ञा अनुसार ये आपका बेसिकली आपका अव्ययी भाव समास है। फिर यथामति यानी कि मति के अनुसार। फिर रातों रात, जब एक वर्ड रिपीट होता है, मैंने बताया था ना, जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, तो ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो रातों रात यानी कि रात ही रात में, इसका समास विग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, रात ही रात में। तो इसलिए इन तीनों में आपका अव्ययी भाव समास था। लेकिन मुंह मांगा, मुंह मांगा क्या होता है, मुंह से मांगा हुआ। तो कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके द्वारा क्रिया की गई है। अब मांगने की क्रिया हुई है, किस माध्यम से हुई है, मुंह के माध्यम से। हमने कहाँ से मांगा है, मुंह से मांगा है, तो मुंह से मांगा हुआ। तो यानी कि यहाँ पे करण तत्पुरुष समास था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा ये। फिर है आपके, और देखिए इस प्रश्न में कहने के लिए 5 प्रश्न हैं, लेकिन 5 में 4-4 विकल्प हैं, ठीक है ना। तो 5 4 20, तो एक तरह से 20 जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्यों, आपको 20 नए शब्द पता चलेंगे कि उनका समास कौन सा है और उनका समास विग्रह क्या है। इस चीज़ को मतलब ऐसे याद करिए। फिर है क्रीड़ा क्षेत्र, बुद्धिहीन, यज्ञशाला और कृष्णार्पण। अब इनका समास विग्रह क्या होगा, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा क्या होती है, खेलना, जैसे खेलने के लिए हमें दे दिया जाता है ना प्ले ग्राउंड, तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो ये आपका कौन सा हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, तो यहाँ पे है संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर है बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास, बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि से हीन। फिर है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला बनाई गई है लेकिन किस लिए, यज्ञ के लिए, तो यहाँ पर भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। और कृष्णार्पण, कृष्णा को अर्पण या कृष्णा के लिए अर्पण। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कृष्णा जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें ये हम आहुति अर्पित करते हैं, तो ये हो गया कृष्णार्पण, कि कृष्णा जी को अर्पण कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। तो डिफरेंट कौन सा था, दूसरा विकल्प बुद्धिहीन, जिसमें आपका अपादान तत्पुरुष था कि बुद्धि से हीन, कि बुद्धि उसमें है ही नहीं, और करण नहीं है, सॉरी ये यहाँ पे अपादान है, अलग होना, कि मतलब बुद्धि अलग हो रही है। फिर है तीसरा प्रश्न, त्रिलोक, चौमासा, त्रिवेणी और नवरात्र। अब यहाँ पे पहले पद में सभी में नंबर है, तो यानी कि यहाँ पर या तो द्विगु समास होगा या हो सकता है बहुव्रीहि हो। तो जैसे है त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, तो ये तो आपका सिंपल, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, हमेशा यही है, तो ये आपका सिंपल द्विगु समास हुआ। चौमासा यानी कि 4 महीनों का समूह, तो ये भी आपका द्विगु समास हुआ। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, ये भी आपका द्विगु समास हुआ। लेकिन त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, ये बेसिकली क्या है, जैसे गंगा सरस्वती जी ब्रह्मपुत्र सॉरी यमुना, ठीक है ना, जैसे वो संगम वगैरह, तो वो जो 3 नदियों का समाहार है कि हम त्रिवेणी के दर्शन को जा रहे हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। ये कोई भी 3 नदियाँ आके मिल जाए उसे हम त्रिवेणी नहीं कहते, ये एक पर्टिकुलर आपका एक तीर्थ स्थल है, मतलब जैसे पूजा का स्थल है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे 3 नदियाँ ऐसी आके मिलती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है और इसलिए सही उत्तर भी आपका यही है। फिर है चंद्रशेखर, नीलकंठ, महेश्वर और चक्रपाणी। अब ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, शिवजी जी, शिवजी जी के मस्तक पर चंद्रमा स्थापित है ना, तो चंद्र है शिखर पर जिनके अर्थात शिवजी जी, ये इसका पूरा समास विग्रह है। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी जी। महेश्वर,
महान है ईश्वर जो, अर्थात शिवजी जी, यानी कि ये तीनों ही बहुव्रीहि समास हैं और शिवजी जी को संबोधित करते हैं। लेकिन जो चौथा विकल्प है आपका चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी अर्थात हाथ, हस्त, तो चक्र है हाथों में जिनके, अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी के हाथ में है ना सुदर्शन चक्र, तो वही है चक्र पाणी। वीणा पाणी होता तो सरस्वती जी, चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिनके अर्थात विष्णु जी, तो इसलिए सबसे भिन्न ये हुआ, ठीक है ना, विष्णु जी के लिए था ये। और अंत में है चौराहा, चतुर्भुज, पंचामृत और चौपाई। तो चौराहा, चार राहें जहाँ पर आकर मिलती हैं या जहाँ से चार राहें निकलती हैं, द्विगु समास हुआ। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है ना, कहने के लिए ये भी द्विगु ही है। पंचामृत, पांच अमृत का समाहार, ठीक है ना, पंच अमृतों का समाहार, जैसे जिसमें हम शहद भी मिलाते हैं, ये भी मिलाते हैं, तो ये एक प्रसाद होता है, तो ये आपका द्विगु समास। और चौपाई, चार पाइयों का समूह, चार पाई वाला जो भी होता है, तो ये आपका क्या हुआ, द्विगु समास। लेकिन जो चतुर्भुज है ये बेसिकली हम विष्णु जी के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, बहुव्रीहि समास। अगेन कि बाकियों में द्विगु था, इसमें आपका बहुव्रीहि समास था। चलिए अब आते हैं उपसर्ग प्रत्यय पर। फटाफट 5 प्रश्न आपके सामने और आपको क्या करना है, 4 शब्द, ये 4 विकल्प आपको दिए हमें, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द आपको छांटना है। ऐसे प्रश्न बड़े मतलब कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं कि किस बेसिस पे छांटे, जैसे कि ये तो है उपसर्ग प्रत्यय, जैसे है लाडला, लापता, लाजवाब और लापरवाह। कभी कभी ना आपको विकल्प बोलने से ही समझ में आ जाता है इसमें क्या ट्रिक है। अब आपको पता है ये सारे ला उससे स्टार्ट हो रहे हैं, लाडला, लापता, लापता मतलब जिसका पता ना हो, लाजवाब जैसे जिसका कोई जवाब ही नहीं, और लापरवाह जिसे किसी की परवाह नहीं। तो इसलिए लापता, लाजवाब, लापरवाह में ला उपसर्ग है, लेकिन जो लाडला शब्द है इसमें ला उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना लाडला या लाडली, जिसे हम लाड दिखाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें ला प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए भिन्न शब्द आपका ये है। फिर निंदनीय, पठनीय, दर्शनीय, रमणीय, अब सब में नीय नीय नीय, लेकिन इसमें णीय है। अब स्टूडेंट्स को जैसे ये लगता है कि सब में नीय नीय है और इसमें णीय है, फटाफट वो आंखें बंद करके डी ऑप्शन चूज कर देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, बिल्कुल गलत है। रीजन बिहाइंड, निंदनीय, निंदा जमा नीय, पठनीय, पठ जमा नीय, दर्शनीय, दर्शन जमा ईय, दर्शनीय में दर्शन जमा ईय प्रत्यय है, नीय प्रत्यय नहीं है। और रमणीय में रम जमा नीय, इसमें बेसिकली व्यंजन संधि है, रम जमा नीय, तो वो न का ण बन जाता है, रम जमा नीय रमणीय। लेकिन दर्शनीय में ईय प्रत्यय था, नीय प्रत्यय नहीं था, इसमें मूल शब्द दर्शन था। तो भिन्न शब्द कौन सा हुआ आपका, तीसरा विकल्प। इसलिए फटाफट मतलब कि बिना सोचे समझे आपको आंसर टिक मार्क नहीं करना है, थोड़ा पढ़ना है, समझना है। अगला है नमकीन, शौकीन, गमगीन और नमकीन। ओ नमकीन दोबारा शब्द आ गया, कोई नहीं, इसको आप ये कह दीजिए संगीन, ठीक है ना, आप ये कह दीजिए। चलिए तो क्या है कि नमकीन, नमक जमा ईन, ईन प्रत्यय है। शौकीन, शौक जमा ईन, और गमगीन, गम जमा गीन। अब यहीं से आपको पता चल गया कि गमगीन में, जैसे हम कहते हैं गमगीन मसला है, ये तो बहुत ही मतलब जैसे बहुत डीप, वो जैसे बहुत सीरियस, तो इसलिए गम इसमें मूल शब्द है और गीन प्रत्यय है, ईन प्रत्यय नहीं है। तो भिन्न शब्द आपका सी ऑप्शन ही है। अगला है लिखावट, सजावट, घबराहट और गिरावट। वैसे यहाँ से आपको पता चल गया, लिख जमा आवट, सज जमा आवट, गिर जमा आवट, सब में आवट आवट है, लेकिन घबरा जमा आहट, इसमें आवट नहीं है, आहट है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हुआ। और अंत में नहाता, झगड़ालू, कायरता और लिखावट। अब यहाँ पर देखिए, अब सब में ना मतलब भिन्न भिन्न उपसर्ग या प्रत्यय होंगे। जैसे नहाता, नहा जमा ता, ता प्रत्यय है। झगड़ालू, झगड़ा जमा आलू, आलू प्रत्यय है। कायरता, इसमें ता प्रत्यय है। और लिखावट, लिख जमा आवट, तो आवट प्रत्यय है।
अब एक में ता प्रत्यय है, एक में आलू प्रत्यय है, एक में वट प्रत्यय है, यानी कि इसमें किसी और तरीके से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग तो कोई है नहीं। अब क्या है, नहा ये आपकी क्रिया है, यानी कि ये कृत प्रत्यय का शब्द है। झगड़ा ये भी एक क्रिया है, ये भी कृत प्रत्यय का शब्द है। और लिख ये भी क्रिया है, तो ये भी कृत प्रत्यय का ही शब्द है। लेकिन कायर, कायर जो है वो आपका एक विशेषण है, अर्थात ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर कुछ और उपसर्ग प्रत्यय के उससे नहीं, ये था कि कौन सा, कृत प्रत्यय या तद्धित। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि ये तद्धित है, बाकी 3 के 3 आपके कृत प्रत्यय थे। तो इस आधार पर भी भिन्न हो सकता है शब्द। चलिए अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, वर्तनी, जिससे काफी हद तक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 5 प्रश्न हैं आपके सामने, फटाफट पहले तो प्रयास कीजिए अपने एंड पर कि कितने सही तरीके से आप इसका उत्तर जो है वो दे सकते हैं। जैसे पहला है यक्षिणी, यक्षिणी, यक्षिणी और यक्षिणी। कौन सा सही होगा? ये यक्ष, यक्षराज जो हैं हमारे, ठीक है ना, उनके जो भारे हैं यक्षिणी। जैसे इंद्र का इंद्राणी, तो इसलिए यक्षिणी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिकली यक्षिणी। ण के साथ बड़ी की मात्रा है ना, तो ये छोटी की मात्रा में कभी नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया था। फिर है यक्षिणी, तो यक्षिणी जब हम बोलते हैं तो क्ष के साथ ई की मात्रा जल्दी बोली जाती है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन है, यक्षिणी। फिर है साम्राज्य, सम्राज, साम्राज्य या साम्राज्य। साम्राज्य कुछ नहीं होता, साम्राज्य भी नहीं होता, सम्राज नहीं होता, सम्राट होता है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका साम्राज्य, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका साम्राज्य। फिर सम्राज होता है, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब उतना सही नहीं होता, क्योंकि जैसे साम्राज्य, साम्राज्य, तो बेसिकली आपका उस तरीके से साम्राज्य। अब है कृत धन, ये ध है, याद रखिए। स्टूडेंट्स कई बार गलती क्या करते हैं, वो ध और घ में मतलब कि इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे से बदल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। कृत धन नहीं होता और कृत धन नहीं होता, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब है कृत घन। कृत घन में अब आपको ये देखना है, क के साथ री स्वर आएगा या क्र आएगा। कृत घन नहीं होता, कृत घन होता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होगा, जो क के नीचे ये पदेन जो है, ये होता है कृत घन। कृत घन नहीं होता, कृत घन होता है। क्री, ई का स्वर मतलब री, तो कृत घन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है 82, 82, 82 या 82। 82 क्या होता है? ये संख्या 82, 80, 81, 82। अब 82 बोला जाता है, 82, ब भी अपने एंड पे पूरा बोला जाता है, या भी, और 82 ई लंबा खींचता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। याद रखिए ये संख्या 82, 82। फिर आपका आता है अंत में वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। जो आपके 4 वेद हैं उनमें से एक अथर्ववेद भी है, लेकिन अथर्ववेद सुनने में तो हम फटाफट बोल देते हैं सामवेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। लेकिन जब वर्तनिक का प्रश्न आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अर्थर्ववेद, अथर्ववेद, अर्थवेद या फिर अर्थवेद, कौन सा सही है? अथर्ववेद होता है, अथर्व, अथर्व, तो व से पहले र बोला गया है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये आएगा, बी ऑप्शन, अथर्ववेद होता है, अथर्व। चलिए अब एंड में आते हैं हम पर्यायवाची और विलोम शब्दों पर। 5 प्रश्न पर्यायवाची के, 5 प्रश्न विलोम शब्द के। तो सबसे पहले निर्देश क्या है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटिए, ऑपोजिट मीनिंग वाले। तो पहला है स्वकीय, स्वकीय स्वयं द्वारा किया हुआ, स्व, तो इसलिए जो स्वयं द्वारा किया हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो दूसरों के लिए किया गया हो। तो स्व, और इसका राजकीय आएगा नहीं, शासकीय नहीं, अक्रिय नहीं, परकीय, दूसरों द्वारा किया गया, परकीय, स्वकीय और परकीय, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। फिर है अपव्यय, अपव्यय का विलोम शब्द व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा करना। व्यय, अल्प व्यय, मित व्यय या अव्यय। अव्यय तो देखिए अब ये क्या होता है कि जो वो वाले शब्द जो किसी आधार पर बदलते नहीं है, तो ये तो आंसर सही है ही नहीं आपका। अल्प व्यय और मित व्यय में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अपव्यय का उल्टा आएगा मित व्यय, कि जो अच्छे से पैसा खर्च करता हो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। फिर है संधि। अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है? अगर 2 राज्यों में संधि हो रही है या फिर हम 2 शब्दों को मिलाते हैं तब संधि होती है ना,
जब संधि विच्छेद होता है तब अलग किया जाता है। तो संधि होना मतलब दो चीज़ों का जुड़ना। तब जो जुड़ाव है वो तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमें विलोम शब्द छांटना है। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की बात नहीं मानते हैं तो उसमें मिलना कहाँ से हो गया, वो तो बिछड़ना ही हुआ। और ये भी मतलब अवज्ञा मतलब कि किसी की बात ना मानना, बिछड़ने के उसमें नहीं, तो ये भी गलत है आपका। बिछो, बिछो मतलब किसी से बिछड़ना, ये एक बार को फिर भी हो सकता है, बट इसका अगला क्या है? विग्रह। विग्रह हमने कहाँ पढ़ा है? समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़कर उसे डिटेल में लिखना। तो संधि मतलब जुड़ाव, जोड़ना, विग्रह मतलब उसे खोलना। तो इसलिए संधि का जो सही विलोम शब्द है दिए गए विकल्पों में से वो आपका विग्रह होगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर है चंचल। चंचल का मतलब क्या होता है? जो कहीं जैसे शरारती या फिर जो किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठती है। अब जैसे लक्ष्मी जी को चंचला क्यों कहा जाता है? उन्हें चंचला इसलिए कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो धन होता है, ठीक है ना, धन को ही हम लक्ष्मी जी कहते हैं। तो धन कहीं भी टिकता नहीं है, वो आपके पास जितना मर्जी आ जाए वो कहीं ना कहीं खर्च होता ही रहेगा, चाहे लग्जूरियस आइटम में चाहे आपका कंपल्सरी आइटम्स में। तो चंचल का ऑपोजिट क्या हुआ? जो कि ज़्यादा घूमता फिरता ना हो, जो मतलब स्थिर हो, ठीक है ना। जैसे एकाग्र, एकाग्र का मतलब क्या होता है? कि जो कंसंट्रेट हो बिल्कुल एक ही जगह पर। सभ्य, वो चंचल का ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जो चंचल होते हैं वो सभ्य नहीं होते। एकल मतलब अकेला, ऐसा कुछ नहीं। दुष्ट तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, एकाग्र। फिर है संकल्प। संकल्प का मतलब क्या होता है? कि आपने जिस चीज का संकल्प ले लिया बस आप वही कर रहे हैं, मतलब स्टिक टू पर्टिकुलर वन थिंग, कि आपके पास एक ही चीज है, अब आपको वही चीज करनी है। लेकिन एक बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन होना, तो उसका विलोम शब्द क्या आएगा? जब आपके पास 4 रास्ते हैं जाने के लिए, या 5 रास्ते हैं, या 3 रास्ते हैं। तो इसलिए संकल्प का उल्टा क्या होगा? विकल्प। संकल्प मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, विकल्प मतलब जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका B1। तो इसे याद रखिएगा। और अंत में आते हैं हम पर्यायवाची शब्दों पर। निर्देश क्या है? ध्यान से पढ़िए। कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? अर्थात ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द जो हैं वो एक ही अर्थ के होंगे, और जो चौथा शब्द होगा वो किसी और अर्थ में होगा, हमें वही ढूंढना है। तो जैसे पहला है मधु, हय, शुभा और अमी। तो मैं आपको बता दूं, मधु, शुभा और अमी तीनों ही अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अमृत, सोम, पय, मधु, शुभा, अमी, ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन हय जो है, हय, हया नहीं, हया तो मतलब तो शर्म होता है, और वो उर्दू का शब्द होता है। हय मतलब घोड़ा। तो इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है, कि बाकी 3 का मतलब था अमृत, और हय का मतलब था अश्व या घोड़ा। फिर है अदक्ष, अधर, रद्दछद या रद्दपुट। अब बाकियों का आपको मतलब पता हो, लेकिन अधर का मतलब तो पता है ना। अधर मतलब जैसे अधरों पर, अधर मतलब होंठ। और अदक्ष, दक्ष का मतलब क्या होता है? बिल्कुल निपुण। और अदक्ष का मतलब क्या होता है? जो निपुण ना हो। तो ये तो टोटली डिफरेंट है। फिर रद्दछद और रद्दपुट, ये आपने आई गेस पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों ही जो हैं वो आपके होंठों के ही पर्यायवाची हैं। तो इसलिए अधर, रद्दछद और रद्दपुट तीनों का मतलब होंठ है, और अदक्ष जो है, ठीक है ना, उसका मतलब होंठ नहीं है, उसका अर्थ है आपका मूर्ख, कि जो किसी चीज़ में दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, तो वो मूर्ख ही है। फिर ईहा, ईप्सा, जैसे अभीप्सा हुआ। फिर लालसा और आक्षेप। अब यहाँ पर ईहा, ईप्सा और लालसा तीनों का ही मतलब होता है आपका इच्छा, अभिलाषा, कामना। लेकिन आक्षेप, हम कहते हैं ना कि उसने, कोर्ट ने उस व्यक्ति पर बहुत गहरे आक्षेप लगाए हैं। आक्षेप का मतलब क्या होता है? उस पर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है ना, दोष लगाना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। फिर आते हैं अगले पर, अधीन, गवेषण, आश्रित और माथत। जैसे अधीन, किसी के अंडर होना। आश्रित, वो भी वही होता है, किसी पर आधारित होना। और माथत का मतलब भी बेसिकली वही होता है। लेकिन गवेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। जैसे होता है ना अन्वेषण, वैसे ही होता है गवेषण। अन्वेषण, गवेषण, इन सभी का मतलब होता है आपका खोज करना, जांच वगैरह करना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। फिर है आपका अंत में व्योम, गगन, दिव और ईक्षण। अब व्योम और गगन ये तो बहुत सिंपल है जानना, कि आपका आसमान का पर्यायवाची आसमान, आकाश, नभ। लेकिन दिव और ईक्षण में से कौन सा हो? तो मैं आपको बता दूं, दिव जो है वो भी आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। लेकिन ईक्षण का मतलब ये नहीं होता।
ईक्षण का मतलब आपका क्या होता है? आँख। अक्षी या ईक्षण, इन सभी का अर्थ होता है आपका आँखें। तो आई होप कि आज बहुत सारे नए नए शब्द आपको पता चले, जैसे ईहा, ईप्सा, इनका मतलब होता है इच्छा करना, और आक्षेप लगाना मतलब कि किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना। तो इसलिए आई होप बहुत सारे आज हमने प्रश्न किए व्याकरण के, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। कोई प्रश्न यदि ना समझ में आए तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम डेफिनेटली आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। बाकी त्योहारों का सीज़न है भाई, अच्छे से मतलब कि एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और अब तो जैसे नए साल तक जिसे कहते हैं कि हाँ, कहने के लिए दिवाली के बाद सुनसान सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब भारत तो ऐसा देश है ना जहाँ पे त्यौहार कभी खत्म ही नहीं होते। दिवाली खत्म होता है तो ऐसा लगता है भाई नया साल आने वाला है, नया साल हो गया तो लगता है लोहड़ी आने वाली है, लोहड़ी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन, फिर आपका होली का त्यौहार आ रहा है। मतलब त्योहारों का देश है भारत। तो इसी के साथ चलिए फिर हम अपना जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी को उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।